हैव यू हर्ड द स्टोरी? आपने ये स्टोरी सुनी है? एक डियर था रेगिस्तान में, किसी बहुत ही बड़े लेट्स से थार डेजर्ट में था वो, राइट? और वो काफी ज्यादा प्यासा था, राइट? तो वो पानी की तलाश में ऐसे ही देख रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था बेचारा। तो उसको क्या दिखा? उसको दूर कहीं इस तरीके से पानी दिखा। तो उसको दूर कहीं ऐसे पानी दिखा, राइट? तो ये जो डियर था, ये उस पानी के पास जाता था, सोचता था वहां पानी है, और वो ऐसे जल्दी जल्दी भाग के जाता था बेचारा। और वहां जाके उसको, आपको क्या लगता है, पानी मिलता होगा? Here's an important road trip tip. It may look like the road is wet on the horizon, but that's actually an optical illusion created by flat road, a low angle, and heat. You get that right? Yeah, that's right. Cool. Yeah. Sorry, what's that? You may even see reflections of cars on the wetness. Those are actual reflections of actual cars, but there's no actual water up there. You can see it here now. Rest assured, there's no water on the road. It's just the heat. So crazy. We are studying refraction of light, है ना? So in refraction, आज का हमारा टॉपिक है total internal reflection. अच्छा, And sorry for letting you people wait. लेकिन जो भी लोग अभी फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है। Okay. Thank you. अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। चलो, सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। लास्ट क्लास को रिवाइज करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि इसी से आप ये चीज समझ पाओगे, है ना? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना? तो जब भी कोई लाइट रे, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो कैसा होती है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? फिर एक केस आप यहाँ पे समझिए। अगर ये इस केस में, क्रिटिकल एंगल के केस में क्या हो रहा है, वो नॉर्मल से अवे बेंड होकर सरफेस के पैरेलल हो जाती है, राइट? मान लीजिए अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाए, ठीक है, रे आपकी कुछ इस तरीके से आए, तो अब क्या होगा? अब ये फिर से डेंसर से रेयर जा रही है, ये और भी ज्यादा अवे बेंड होने की कोशिश करेगी, और फिर अगर इससे भी ज्यादा अवे बेंड होगी नॉर्मल से, तो कुल मिला के सीन क्या हो जाएगा कि वो वापस डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, डेंसर से रेयर में लाइट रे जा ही नहीं पा रही है ना? इसी प्रोसेस को कहते हैं TIR, और इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं, राइट? जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट जो जा रही है ऐसे, राइट? यहाँ फर्स्ट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, आपको यहाँ बेंड होती हुई दिख रही है। अब ये लाइट रे इधर इस ग्लास से एयर में जानी चाहिए थी, है कि नहीं? लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? लाइट रे इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज कमिंग बैक टू ग्लास, वो वापस ग्लास में ही टर्न हो गई। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तो समझ आ गया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखता कैसा है ना? और ये भी ध्यान रखिए कि ये रिफ्लेक्शन क्यों है? रिफ्लेक्शन इसलिए है क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा है, राइट? और एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑरेंज लाइट और ये कौन सा कलर है, ये पिंक लाइट, ये दोनों जो लाइट्स हैं वो चली गई इस तरीके से, जो भी है थोड़ा रिफ्रैक्शन हुआ, इस तरीके से चली गई। लेकिन लुक एट दिस येलो लाइट, इस येलो लाइट के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, इधर से आई येलो लाइट, यहाँ पे थोड़ा रिफ्रैक्शन हुआ, इट बेंट, और उसके बाद यहाँ पे उसको ग्लास से एयर में जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? लेकिन क्या हो गया? यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ फिनोमेना हो रहा है, जिसकी वजह से क्या सीन हो रहा है कि ये इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, वो वापस ग्लास में ही बेंड हो गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट हो गई, राइट? इसीलिए ये क्या है? दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए? दोनों चीजें आपको एग्जांपल्स दिख गए। अब क्यों पढ़ना है हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो बहुत सारे फिनोमेना है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप बहुत बार गर्मियों में जाते होगे, अगर अभी तो खैर ठंड है, लेकिन जब आप गर्मियों में हाईवेज पे जा रहे हो, बहुत गर्मी है, तो आप देखते होगे आपको सरफेस पे दूर कहीं ऐसे पानी जैसा दिखता होगा, राइट? इट सीम्स लाइक देयर इज सम वाटर एट द सरफेस। लेकिन जब आप उसके पास जाते हो, तो क्या होता है? जब आपकी कार यहाँ पे पहुंच जाती है फाइनली, तो आपको यहाँ पानी दिखता ही नहीं है, वो पानी आगे शिफ्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इस प्रोसेस को, ये जो हमारा सीन हो रहा है, इसको कहते हैं मिराज, राइट? इसको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मिराज क्यों होता है? तो मेन रीजन बिहाइंड मिराज इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? फिर यहाँ पे देखिए, डायमंड्स, बहुत लोगों को बहुत पसंद होते हैं डायमंड्स, राइट? तो जो डायमंड्स होते हैं वो स्पार्कल करते हैं,
राइट? वो ऐसे शाइन मारते रहते हैं यहाँ पे, इस तरीके से बहुत ज्यादा चमकते रहते हैं। क्यों चमकते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीजें बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ आए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बार देख चुके हैं। अभी थोड़ा ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टीआईआर होता कैसे है। राइट, चलिए, तो इतना आपको पता है। यहाँ पे फिर से पेज में मैं बस आपको रिवाइज करवाता हूँ। जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो आपको पता है क्या होता है। क्या होता है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे है, वो नॉर्मल से अवे इस तरीके से बेंड हो जाती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये तो आपको पता है, स्पीड बढ़ जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये लाइट का सोर्स है, ये इधर लेजर लाइट है। राइट, इस लेजर लाइट को मैं रोटेट करता रहूंगा तो आपने देखा था कि क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे पैरेलल हो जाती है, और अगर लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ज्यादा हो तो वो वापस उसी में आ जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? टीआईआर। तो हमें बस यही देखना है कि टीआईआर की कंडीशंस क्या है। क्या है टीआईआर की कंडीशंस? तो टीआईआर की दो ही कंडीशंस हैं। क्या है वो दो कंडीशंस? पहली कंडीशन कि रे जो है आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, एंड देन दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। राइट, चलिए, तो अभी न्यू टॉपिक है हमारा मिराज। मिराज पढ़ते हैं, देखो भाई नया टॉपिक मिराज। राइट, हैव यू हर्ड द स्टोरी? आपने ये स्टोरी सुनी है? राइट, नहीं सुनी तो सुन लो भाई उसको। हमने तो सुनी है कि एक डियर था रेगिस्तान में, किसी बहुत ही बड़े लेट्स से थार डेजर्ट में था वो। राइट, और वो काफी ज्यादा प्यासा था। राइट, तो वो पानी की तलाश में ऐसे ही देख रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था बेचारा। तो उसको क्या दिखा? उसको दूर कहीं इस तरीके से पानी दिखा। तो उसको दूर कहीं ऐसे पानी दिखा, तो वो बेचारा क्या था? तो ये जो डियर था, ये उस पानी के पास जाता था, सोचता था वहां पानी है, और वो ऐसे जल्दी जल्दी भाग के जाता था बेचारा, और वहां जाके उसको, आपको क्या लगता है, पानी मिलता होगा? उसको वहां पे जाके पानी नहीं मिलता था, क्योंकि जो उसको एक्चुअली ये सरफेस पे दिख रहा था वो क्या था? दिस वॉज नॉट वाटर, दिस वॉज मिराज। ये मृग तृष्णा था। इसीलिए मिराज को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में मैं आई डोंट नो सही से लिख पाऊंगा कि नहीं। मृग तृष्णा, यार मैं भूल गया लिखना, लेकिन समथिंग लाइक दिस, मृग तृष्णा। मृग मतलब क्या होता है हिंदी में? मतलब इन इंग्लिश मृग इज अ डियर। राइट, तो मिराज का हिंदी नाम इसी स्टोरी से आया है एक्चुअली। राइट, तो ये मिराज की स्टोरी थी। ऐसे ही सड़कों पे आपने बहुत बार देखा है। मिराज क्या होता है? तो अगर आपसे कोई मिराज की डेफिनेशन पूछे तो आप लिखना, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच इट appears as if there is water present on ground। सिंपलेस्ट डेफिनेशन। राइट, मिराज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ पे बेटर है आप ऑप्टिकल लिख दो। राइट, तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच इट appears as if there is some water on the surface। तो ये तो चलो हमने डेफिनेशन समझ ली, ये भी हमें पता है कि हमें पानी पानी दिखने लगता है, लेकिन ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि आखिर हमें ये सरफेस पे पानी दिखता क्यों है ना? सो लेट्स कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। चलिए, सो ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दिख रहा है। कैसे आपको दिख रहा है? ये कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखो लोगों की इन्वर्टेड इमेजेस दिखाई दे रही है। दिख रही है आपको सबको? एक्चुअल में ये क्या है? ये यहाँ पे कोई पानी नहीं गिरा हुआ है, ये सब मिराज की वजह से हो रहा है। तो मिराज आखिर कैसे फॉर्म होते हैं, ये थोड़ा समझने की हम लोग अच्छे से कोशिश करते हैं। लेट्स सी कैसे होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, मान लो कि सबसे पहली बात, मिराज कब होगा? तो इट ऑलवेज हैपेंस इन समर डेज। जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, आपको मिराज सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। अभी देखो, मान लो ये पेड़ है, और ये आप उसके सामने खड़े हो, आप इस पेड़ को देख रहे हो। ठीक है, तो अब कोई भी ट्री है, वहां से बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, है ना? हर एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी। राइट, तो अभी आपको देखो करना क्या है, आराम से समझो। पहले, गर्मियों के दिनों में क्या होता है? जो सरफेस है वो बहुत गर्म हो जाता है। राइट, ग्राउंड जो है वो बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट रेडिएट करने लगता है। पूरी स्टोरी की तरह इसको समझो, एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में सरफेस बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग हीट। वो हीट रेडिएट करती है। अब देखो, सरफेस गर्म होकर हीट रेडिएट करेगी, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। मतलब जो एयर सरफेस के पास है वो कैसी हो जाएगी? गर्म। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वहां आपको ठंडी हवा दिखाई देगी। इतना तो क्लियर है कि नहीं है? राइट, अभी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या सीन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है कि जितनी ज्यादा एयर डेंस है, उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, जहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? कूलर एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। राइट, तो जहां पे एयर, हवा जो है वो ठंडी है, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होगा ज्यादा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो गर्मी की वजह से जो सरफेस के पास वाली हवा है वो कैसी है, हॉट, राइट। और जो ऊपर की हवा होगी वो कैसी होती जा रही होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे हवा ठंडी होती जा रही होगी। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऊपर, राइट। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, ठीक है। अब जैसे और डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, कूलर एयर हैज मोर डेंसिटी, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है, मतलब डेंस होता जाएगा। अभी एक बात देखो, यहाँ पे बहुत सारी रेज इस ट्री से निकल रही हैं, राइट। मान लो मैं इस रे की बात करता हूँ, ये इस वाली रे की, ठीक है, मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है। लेट्स से मैं इस रे की रास्ते का जरा देखता हूँ ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है, राइट। अभी देखो कोई भी रे अगर इस तरीके से आ रही है तो वो किधर से किधर आ रही है, ऊपर का मीडियम जो है, मान लो मैंने इसको दो अलग अलग मीडियम में डिवाइड कर दिया, है ना। इस एयर को, जो एयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, आप उसको एक अलग अलग छोटा छोटा मीडियम में डिवाइड कर सकते हो, सच दैट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ठीक। तो जैसे देखो ये जो लाइट रे इस पेड़ के इस पोर्शन से निकल रही है, वो लाइट रे कैसे जा रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आ रही है, मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये समझ आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करते रहो। देखो जो लाइट रे, मैं इस ब्लू वाली लाइट रे की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ डायग्राम में बताया, राइट। बहुत सारी लाइट रेज है, फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये लाइट रे ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक, मतलब ये डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। और आपको पता है कोई भी लाइट रे अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो कहाँ बेंड होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये लाइट रे जो ऐसे आई, जैसे जैसे वो नीचे आएगी वो नॉर्मल से अवे बेंड होती जाएगी, है कि नहीं, वो नॉर्मल से अवे बेंड होती जाएगी। तो कर्व होगी कि नहीं होगी, देखो ये लाइट रे जो नीचे जा रही है वो धीरे धीरे आपको कर्व होती हुई दिखाई देगी, राइट। तो यहाँ पे आपको कर्व क्यों हो रही है लाइट रे, वो समझ आ गया होगा, ठीक। अभी देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, राइट। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे, वो टाइम यहाँ पे इसमें आया हुआ है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, राइट। धीरे धीरे देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है ना लाइट रे, तो अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी मतलब नेक्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, राइट। और स्लोली एंड स्लोली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट रे का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे जो ऐसे आई जाएगी और फिर वो वापस इस तरीके से, तो कुछ ऐसा पाथ बनेगा लाइट रे का, है ना। इसलिए आपको दिख रहा है ये लाइट रे जो ऐसे आई, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती गई, यहाँ पे टीआईआर हो गया और फिर वो ऐसे चली, ठीक है। अभी देखो सॉरी, तो लाइट रे का रास्ता आपको समझ आ गया। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारी आंखों की क्या प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी ऑलवेज सी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट। इसका क्या मतलब है, देखो तो जो लाइट रेज इस तरीके से आएंगी और जो हमारी आंखों पे यहाँ पे हमें मिल रही है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये लाइट रेज इस पॉइंट से नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन पाथ, कहां से, स्ट्रेट लाइन पाथ यहां से आ रही है, राइट। तो एक्चुअली ये लाइट रे किधर से आ रही थी, एक्चुअली ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रही थी, देखो सर्कल बना दिया, राइट। और हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये लाइट रे आ रही है यहां से। हमें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पाथ में देखते हैं और ये लाइट रे एक्चुअल में क्या हो गई है, बेंड हो गई है इस तरीके से, राइट। अब ऐसे ही बहुत सारी लाइट रेज होंगी, मैंने तो इस पार्टिकुलर पॉइंट की बात की, लाइट रेज तो बहुत सारी होंगी, कुछ लाइट रेज आपके सामने स्ट्रेट भी ऐसे पहुंच रही होंगी, है ना। तो अगर जो लाइट रेज आपके सामने स्ट्रेट पहुंच रही है उसकी वजह से आपको ट्री दिखेगा, सामने दिखेगा, राइट। और जो ये जो बेंड होके आपके पास पहुंच रही है उसकी वजह से आपको एक और ट्री दिखेगा, राइट। और वो ट्री कैसा दिखेगा आपको, वो ट्री आपको उल्टा दिखेगा, दिख रहा है आपको ये उल्टा ट्री। तो ये जो उल्टा ट्री है, यही रीजन है कि हमें ये उल्टा ट्री दिखने लगता है। तो हम क्या सोचते हैं, इस सरफेस पे पानी है। ऐसा ही होता है ना, सरफेस पे जब पानी होता है तो हमें क्या दिखता है, हमें वो ऑब्जेक्ट भी दिखता है और उसका रिफ्लेक्शन भी दिखता है, राइट। यही चीज यहाँ पे भी होती है, यहाँ सरफेस पे पानी नहीं है लेकिन हमें ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है और हमें उसकी एक इन्वर्टेड इमेज दिख रही है जो कि एक्चुअल में टीआईआर की वजह से बन रही है ना। तो जब भी हम ऐसा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है उसके नीचे उसकी इन्वर्टेड इमेज है, हमें ऐसा इल्यूजन होने लगता है कि सरफेस पे जरूर पानी होगा, राइट। हमें क्या लगता है कि ये पेड़ के यहाँ पे इधर 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 क्या है, जैसे यहाँ पे वाटर है, तो हमें ऐसा अज्यूम होता है कि ये वाटर होगा यहाँ पे और उस वाटर के ऊपर हमें ये रिफ्लेक्शन दिख रही है पेड़ की। लेकिन जब हम पास आते हैं, लेट्स से अब ये बंदा यहाँ आके खड़ा हो गया, राइट। तो अब जब ये बंदा यहाँ आके खड़ा हो गया है तो अब देखो अब रेस के पास उतना डिस्टेंस ही नहीं है कि वो बेंड हो जाए, अब तो रेस को स्ट्रेट आना पड़ेगा, है ना। अब इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है रेस को कि वो ऐसे टीआईआर हो जाए, इतना बेंड हो जाए। तो अब जैसे ही आप पास आओगे सीन ऐसा हो जाएगा कि रेज अब आपको स्ट्रेट आने लगेंगी, अब आपको नीचे वाला ट्री दिखना बंद हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया,
जैसे जैसे आप पास आओगे आपको ये नीचे वाला ट्री दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला ट्री दिखाई देगा और फिर आपको फाइनली क्या दिखेगा कि भाई यहाँ तो पानी है ही नहीं, पानी कभी भी नहीं था, पानी वहां पे था ही नहीं। लेकिन आपको इल्यूजन हो रहा था, जब तक आपको ये पेड़ दिखता रहेगा नीचे वाला तब तक आपको लगता रहेगा कि सरफेस पे पानी है। जैसे ही आप इतना करीब आ जाओगे, इतना पास आ जाओगे कि नीचे वाला पेड़ दिखना बंद हो जाए, यहाँ पे लाइट रेज बेंड इतनी दूर में ना हो पाए, तो आपको सिर्फ ऊपर वाला दिखेगा और नीचे से पानी गायब हो जाएगा। समझ आया आपको? जल्दी से बताओ समझ आया या नहीं आया? ये था हमारा मिराज। तो इस पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना? आप चाहे 10th क्लास में हो या आप 12th क्लास में हो, मिराज पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? पूरा पूरा पूछा जाता है कि सर इसमें बताइए आप कि फॉर्मेशन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मिराज, राइट? आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही डायग्राम बनाना है। बहुत सारी लाइट रेज नहीं, आप सिर्फ 2 लाइट रेज लीजिए, बेंड करके दिखा दीजिए, काम चल जाएगा। और क्या ध्यान देना है आपको? ये ध्यान देना होगा कि आप ये जरूर मार्क करें, राइट? लिखना कैसे है मैं हल्का सा एक बार रिपीट करता हूँ। आप बस ये बोलोगे गर्मी के दिनों में सरफेस गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इट रेडिएट्स हीट, हीट की वजह से सरफेस के पास वाली एयर गर्म हो जाती है और ऊपर वाली एयर ठंडी हो जाती है। जब जितनी ज्यादा एयर ठंडी होगी उतना ज्यादा वो डेंस होगा एंड उतनी ही ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो इसका मतलब जो लाइट रे ऊपर से आ रही है, आप बात करना कि लेट्स टॉक अबाउट दिस लाइट रे, राइट? और वो क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, इसलिए हमेशा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा एंड टीआईआर हो जाएगा एंड फाइनली ये रे एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए आपकी आंखों तक यहाँ पे पहुंच जाएगी। आपकी आंखें लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ में देखती है, तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट ए से नहीं, इस पॉइंट ए डैश से आ रही है। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारी एक इमेज बनती है जो कि इन्वर्टेड होती है, व्हिच गिव्स यू एन इल्यूजन दैट देयर इज वाटर एट द सरफेस। एक लाइन में मैंने सब बता दिया, ठीक है? चलिए, मिराज आप समझ गए। एक्चुअली इस मिराज को कहा जाता है सुपीरियर मिराज या सिर्फ मिराज, है ना? अगर कहीं पे आपने सिर्फ मिराज लिखा हुआ देखा है तो उसका मतलब यही होता है। सुपीरियर मिराज एक्चुअली में इसका सब बोला जाता है। इंफीरियर मिराज क्या होता है? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, यही वाला हमारा सुपीरियर मिराज का डायग्राम कहाँ है? ये देखो, अगर आपकी इमेज कभी भी, अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से नीचे दिखाई दे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंफीरियर मिराज। तो इस केस में सॉरी ये क्या है? ये हमारा इंफीरियर मिराज ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नीचे इमेज दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गया? ये आपका इंफीरियर मिराज है। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स अरेंज करने में गड़बड़ कर दी, राइट? तो ये इंफीरियर मिराज है। अगर आपका बहुत सारे ऐसे कंडीशंस भी होंगे, मैं एग्जांपल दूंगा, जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज दिखाई दे, राइट? तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तो वो सुपीरियर मिराज कहलाएगा, राइट? तो इंफीरियर मिराज तो हमने ये देख ही लिया है। द इंफीरियर मिराज क्या है? इंफीरियर मिराज इज वन इन व्हिच मिराज इमेज appears to be located below the real object। इस पे ध्यान देना है आपको, राइट? जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा, दिस मिराज causes the observer to see a bright and bluish patch on the ground। तो ये ब्राइट एंड ब्लूइश पैच हमें क्यों दिखाई देता है? ये एक्चुअली स्काई का रिफ्लेक्शन होता है, राइट? तो लाइट रेज जो ऐसे स्काई से होते हुए आती है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके टीआईआर होके ऊपर चले जाती है और हमें वो नीचे दिखता है, राइट? चलिए, तो इमेज इज यूजुअली अपसाइड डाउन। ये कौन सा मिराज है? देखिए, तो यहाँ पे ये हमारी शिप है, राइट? और इस शिप के ऊपर उसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है। दिख रहा है सबको? ये शिप के ऊपर इन्वर्टेड इमेज सब लोग देख पा रहे हैं? देखो यहाँ तक शिप है हमारा बस, राइट? यहाँ तक इतना शिप है, उसके ऊपर का जो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द इमेज एंड इस केस में इमेज ऑफ शिप इज एक्चुअली ओवर इट। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका होगा सुपीरियर मिराज। समझ आ रहा है? ये सुपीरियर मिराज हो गया हमारा। अब सुपीरियर मिराज की डेफिनेशन देख लो, आप समझ ही चुके हो। A superior mirage is one in which the mirage image appears to be located above the real object, right? तो अब ये क्यों होता है, ये जरा अच्छे से आप यहाँ पे समझो, how it happens, right? तो देखो कैसे ये होता है। देखिए, ये कब होगा? इसका थोड़ा उल्टा सीन है। ये तब होगा जब आपका सरफेस के पास की हवा काफी ठंडी हो और ऊपर की गर्म हो, है ना? तो उसका उल्टा एकदम, राइट? तो सरफेस के पास की हवा होनी चाहिए ठंडी और ऊपर की हवा होनी चाहिए गर्म। तो देखो यार, अभी क्या सीन हो रहा है? एयर की डेंसिटी किधर ज्यादा होगी? नीचे कोल्ड है ना, तो इसका मतलब एयर की डेंसिटी नीचे ज्यादा है ऊपर कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा? जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रहेगा, ठीक? अभी मान लो आप इस ठंडी जगह पे बैठे हो, राइट? आप इस बैर को देख रहे हो, ये जो सामने बैर है इसे आप देख रहे हो। तो यहां से लेट्स से ये लाइट रे आई, तो ये लाइट रे किधर जा रही है? देखो, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? तो जैसे ही ये हायर से लोअर में जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती हुई जाएगी, होगी नहीं होगी? और एक टाइम आएगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा बच्चों?
जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, वैसे ही दिस विल टर्न बैक, ये क्या हो जाएगा, टीआईआर हो जाएगा और ये वापस इस तरीके से जाने लगेगी, राइट। और फाइनली ये आपकी आंखों तक यहाँ पे पहुंच रही है। दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्व, है ना। अब फिर से वही बात आएगी क्या, कि हमारी आंखें स्ट्रेट लाइन पाथ में देखती है, वी ऑलवेज सी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो जो लाइट रे एक्चुअली बैर से यहां से निकली थी, राइट, एक्चुअली पूरी बैर से निकल रही होंगी अलग अलग जगह से, तो मैंने एक पॉइंट की बात की है, तो जो इमेज के लिए लाइट रे यहां से निकली वो बेंड होकर यहां पहुंची, राइट। आपको क्या लगा कि ये एक्चुअली यहां से नहीं आ रही है बल्कि स्ट्रेट लाइन पाथ यहां से आ रही है, तो आपको इस पॉइंट की इमेज यहां बनी। ऐसे ही हर पॉइंट से यहाँ पे लाइट रेज निकल रही होंगी और हर पॉइंट की इमेज अलग अलग बनी, और कुल मिला के आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है बैर की, क्योंकि हवा में है, उल्टी है और ऑब्जेक्ट से ऊपर है, राइट। तो अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से ऊपर हो तो पहली बात उसको आप क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे सुपीरियर मिराज, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ मिराज, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इमेज ऊपर है इसलिए सुपीरियर मिराज, इमेज नीचे बनती है तो हम उसे कहते हैं इंफीरियर मिराज। अगर सिर्फ मिराज की बात हो रही है तो जनरली वो हम किसकी बात करते हैं, इंफीरियर मिराज की बात होती है। लेकिन अगर आप क्लासिफाई करना चाहें तो मिराज के हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं, राइट, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजन तो कुछ रहना नहीं चाहिए, प्रोसेस आपका पूरा सेम है। आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर कम है ना। दोनों केसेस में लाइट रेट आंसर से रेयर नहीं जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। एक केस आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। मैं बस सिमिलैरिटीज आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। Okay, okay. Thank you. ठीक है, थोड़ा ऑप्टिकल फाइबर्स पे चर्चा कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो वाईफाई मैं चला रहा हूँ, या हो सकता है जिस वाईफाई को आप यूज कर रहे हो वो आपके घर तक ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से आया है। टीवी सिग्नल्स भी आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से ही आते हैं, राइट। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या काम है, मेन पर्पस इनका है कम्युनिकेशन, राइट। एक जगह से दूसरे जगह तक इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है हमें, राइट। अब जैसे टेलीफोन वायर्स होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं होते, राइट। लेकिन अभी देखो हमारी क्या नीड्स बढ़ रही हैं, हमारी नीड्स काफी बढ़ गई। अब हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा तेज स्पीड से, मतलब हाई स्पीड ऑब्वियसली, और ज्यादा सेफली पहुंचाना था, राइट। तो फिर आए ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स एक्चुअली ग्लास या प्लास्टिक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उनसे बने हुए, और काफी थिन होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स होंगे, एक बंडल है, राइट। रियलिटी में देखो एक ऑप्टिकल फाइबर आपको कितना पतला सा दिख रहा है, राइट। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या काम है, वो लाइट सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। एंड ऑब्वियसली लाइट की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है, तो ये काफी फास्ट ट्रांसफर है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये अपने साथ ले सकते हैं, है ना। इनका फायदा यही है कि अब भाई वायर है तो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला टास्क है कि लाइट को तुम भेजोगे कैसे, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर तो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो, जिस जगह आप ले गए हो तो वो तो ऑप्टिकल फाइबर जरूरी थोड़ी ना स्ट्रेट, ऐसा तो है नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो वहां पे लाइट कैसे जाएगी, क्योंकि आपको तो पता है लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। तो आप सोचो कि कैसे लाइट की प्रॉपर्टी है दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर मीडियम सेम है तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट जाने वाली लाइट को कैसे हम टेढ़ी मेढ़ी जगह पे ले जा सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्टिकल फाइबर्स, दैट इज द थिंग व्हिच वी नीड टू स्टडी, राइट। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हैव यू सीन दीस कलरफुल वायर्स, आपने बहुत बार रोड की साइड में, मैंने तो देखा है बहुत बार रोड की साइड में इस तरीके के बंडल्स पड़े रहते हैं, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट। तो क्या है ऑप्टिकल फाइबर, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक that can carry light from one end to other. The study of optical fibers is called fiber optics. तो fiber optics एक अलग ही ब्रांच है, राइट। इसको जिसमें हम लोग सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर्स की पढ़ाई करते हैं, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हमने भी मतलब फाइबर ऑप्टिक्स काफी पढ़ा है, राइट। दो दो सब्जेक्ट्स थे हमारे इससे रिलेटेड, राइट। तो काफी कुछ पढ़ना होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। तो खैर अभी आपको बस ये देखना है कि ऑप्टिकल फाइबर्स काम कैसे करता है, राइट। तो कैसे होता है भाई, तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है ऑप्टिकल फाइबर्स का वो किसके ऊपर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, राइट। इट यूजेस टीआईआर फॉर ट्रांसफरिंग लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। फाइबर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है सच दैट दे फैसिलिटेट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट अलोंग विद द ऑप्टिकल फाइबर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एंड डिस्टेंस ऑफ जो भी है, ठीक है। चलिए अब क्या है, लाइट रेज ट्रैवल कंटिन्यूअसली। जो ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट रे कैसे जाती है, कंटिन्यूअसली जाती हैं, और वो अंदर की वॉल से टकराते हुए जाती हैं। जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, तो लाइट रे यहाँ से गई तो इधर आ जाएगी, फिर इधर टकरा के इधर, फिर इधर, ऐसे। तो इस तरीके से लाइट रे टकराती रहती है एंड फाइनली इधर आपको आउटपुट मिल जाता है, इधर से आप इनपुट डालते हो, राइट। तो लाइट रे एक जगह से दूसरी जगह ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से इस तरीके से चली जाती है। क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, देखो हर जगह यहाँ पे टीआईआर हो रहा है ना। ये टीआईआर नहीं होता तो लाइट रे ऐसे थोड़ी ना बेंड होती जाती। तो इस तरीके से टीआईआर होता रहता है और फाइनली लाइट रे हमें अगले एंड पे मिल जाती है। अब टीआईआर होने की तो कुछ कंडीशंस थी, राइट। क्या कंडीशंस थी टीआईआर होने की,
तो लाइट रे शुड बी गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो डेंसर से रेयरर मीडियम जाना चाहिए। तो ये कहाँ है? तो ये होता है इसके स्ट्रक्चर में। आइए इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, तो ये ऑप्टिकल फाइबर दिख रहा है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। ये वाला डायग्राम जरा देखो आप पहले। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, सबसे मेन पार्ट जो ऑप्टिकल फाइबर का होता है वो होता है कोर एंड क्लैडिंग। कोर एंड क्लैडिंग दिख रहा है? ये दोनों होते हैं इसके मेन चीजें, कोर और क्लैडिंग। ठीक है, कोर में क्या होता है, क्लैडिंग में क्या होता है, ये मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये सब प्लास्टिक या ग्लास से बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो कोर सबसे इनर मोस्ट पोर्शन क्या है? तो इनर मोस्ट पोर्शन इज कोर। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है क्लैडिंग। ये दूसरे मटेरियल का होता है ना? कोर एंड क्लैडिंग ये सब दूसरे मटेरियल के। कोर अलग मटेरियल का, क्लैडिंग अलग मटेरियल का। ये तो हो गया मेन, हमारा मेन कंपोनेंट्स। अब इसके ऊपर इन्हें सेफ रखने के लिए तो कोटिंग होती है, फिर स्ट्रेंथ मेंबर होता है, आउटर जैकेट होता है। ये सारी चीजें जो ये व्हाइट, येलो, ये ऑरेंज, ये जो भी दिख रहा है ये किसके लिए है? ये सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स क्या है? मेन कंपोनेंट सिर्फ अंदर वाले कोर और उसके ऊपर वाला क्लैडिंग, ये दो चीजें मेन है। यहीं पे सारी लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसका थोड़ा एक और डायग्राम देखो दिया हुआ है, वो क्या है? यहाँ पे लाइट रे भी बना दी गई है, और अच्छे से समझाएंगे थोड़ा कैसे होता है। ठीक है, देखो ये लाइट रे इधर से गई, आपको दिख रहा होगा ये सबसे अंदर वाला कोर है जिसमें लाइट रे ऐसे गई है। लाइट रे किस में ट्रैवल करती है? कोर में ट्रैवल करती है। एंड रियल में देखा जाए, जैसे हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि कोर में क्या, क्लैडिंग से भी लाइट रे बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन फाइनली उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। कोर और क्लैडिंग, क्लैडिंग से भी काफी अमाउंट ऑफ लाइट रेज पास होती है ना? उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग रहेगी, ये जो अलग अलग जैकेट्स रहेंगे जिससे उसको सिर्फ स्ट्रेंथ मिलता रहे, है ना? टूटनी नहीं चाहिए, डैमेज ना हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये ग्लास से बनी हुई है, तो डैमेज तो हो सकती है, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तो वही प्रोटेक्शन के लिए है। अब कैसे होता है ये जरा देखो। तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि मान लो सबसे अंदर वाला पोर्शन देखो, यहाँ कोर है जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो ज्यादा होता है क्लैडिंग से। मतलब कोर कैसा है? कोर है डेंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, कोर है हमारा डेंसर, और जो क्लैडिंग है वो क्या है? वो है हमारा रेयरर मीडियम। अब आपको पता है, टीआईआर आप पढ़ चुके हो, तो अब हमें बस ये करना है कि लाइट रे को कुछ इस तरीके से भेजना है कोर में, सच दैट जब वो लाइट रे कोर से क्लैडिंग में जाने लगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। राइट, जैसे यहाँ पे हमने ये आई भेजा, यहां से लाइट रे इधर रिफ्रैक्ट होके गई। अब देखो, इधर जो लाइट रे आ रही है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो टीआईआर हो जाएगा, और वही हम चाहते हैं। राइट, तो ये काम तो हम कर सकते हैं कि लाइट रे को एक्चुअली कैसे भेजा जाता है, तो कोर में भेजा जाता है इस तरीके से, सच दैट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, जिससे लाइट रे इस तरीके से टीआईआर इसका होता ही रहता है, और ये फाइनली हमें यहाँ आउटपुट मिल जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप यही लिखोगे कि एक्चुअली द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। सबसे पहले आप लिख देना प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आप लिखना कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर आर कोर एंड क्लैडिंग। दोनों ग्लास या प्लास्टिक के बने रहते हैं, लेकिन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग। लाइट रे को कुछ इस तरीके से भेजा जाता है कोर में, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइट रे व्हिच इज ट्राइंग टू गो टू क्लैडिंग फ्रॉम कोर इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट रे यहाँ पे टीआईआर हो जाती है। टीआईआर हो जाता है इसलिए लाइट रे वापस कोर में ही चली जाती है, और फिर कोर में ही चलती जाती है, एंड फाइनली हमें जहां भी निकलना है, लाइट रे का रास्ता है, वहां पे लाइट रे निकल जाती है। राइट, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बहुत यूजेस हैं, मेडिकल इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, डिफेंस, अलग अलग इंडस्ट्रीज, ब्रॉडकास्टिंग, लाइटिंग, डेकोरेशंस, मैकेनिकल इंस्पेक्शंस, बहुत सारी यूजेस हैं। कुछ यूजेस देख लो। मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में देखिए क्या है, बहुत बार आपने देखा होगा हमारे बॉडी के अंदर कैमरा डाल दिए जाते हैं। राइट, छोटा सा कैमरा रहेगा, एक वायर के थ्रू डाला जाता है। वो वायर क्या होता है? वो वायर इज एक्चुअली द ऑप्टिकल फाइबर। राइट, कैमरा से जो कनेक्टेड वायर रहता है वो क्या होता है? वो ऑप्टिकल फाइबर रहता है। तो छोटा सा ऑप्टिकल फाइबर एंड छोटा सा कैमरा आपके अंदर जाता है, मे बी माउथ के थ्रू भेजा जा रहा है यहाँ पे जैसे, और वहां से वो सारी सिग्नल्स कैमरा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू स्क्रीन पे भेजते हैं। राइट, तो ये पॉसिबल हो पाया ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। मेडिकल इंडस्ट्री में इस तरीके से यूज किया जाता है। राइट, कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है, मैं बता ही चुका हूँ, वाईफाई, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कॉपर वायर्स के कंपैरिजन में, तो काफी अच्छे तरीके से ये ज्यादा डेटा के साथ एक जगह से दूसरी जगह लाइट को इजिली ले जा सकते हैं। डिफेंस पर्पस में सोनार में यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स में वायरिंग की जाती है इनसे। राइट, हाइड्रोफोन्स फॉर सोनार्स एंड सीस्मिक एप्लीकेशंस, हाई लेवल डेटा सिक्योरिटी फील्ड जहां भी होती है मिलिट्री में इनको यूज किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग बता ही चुका हूं मैं पहले ही। मैकेनिकल इंस्पेक्शंस में यूज होती हैं, डेकोरेशंस में इस तरीके के आपने लैंप्स पहले भी देखी होंगी। ये सारी वायर्स एक्चुअली क्या है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। राइट,
ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। नीचे यहाँ से इन्हें लाइट मिल रही है और वो लाइट हर फाइबर में TIR करते हुए फाइनली उसके एंड तक पहुंच रही है और आपको ये इतना सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आप करते ही हो, जल्दी से करो ये सब। सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड आई एम शिवम पटेल। मिलते रहेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये सारी चीजें समझ आई होंगी। बाय, हैव अ नाइस डे। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे। आज खाना है लीची, खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे। आज जाना घर नहीं जल्दी, माँ गुस्सा हो या रूठे। इन्हीं सोच में हो के मगन चलता रहा अपने रास्ते पे। उड़ चला था मैं नील गगन, भले पीठ पे भारी बस्ते थे।